बाजार के एक और एक्शन पे ट्रेडिंग सेशन का है समय और आज लगातार इस हफ्ते तीसरे ट्रेडिंग सेशन में बाजार कुछ बड़ी ऊंचाई और बड़ी उछाल के लिए होते तैयार। दुनिया भर के बाजारों से जबरदस्त हरियाली के संकेत और 2 दिनों की तेजी के बाद बाजार भागने को है तैयार। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। मिडवीक सेशन है और सबसे ज्यादा एक्शन इसी दिन होता है और दिख भी रहा है जिस तरह के संकेत अभी अभी आ रहे हैं। तो आइए इन संकेतों को समझते हैं। आज के लिए आपको कहां रखनी है नजर और कैसी रहेगी बाजार की चाल। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग दीप। वाकई में संकेत बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही शानदार है, भरपूर तेजी दिखाते हुए दिख रहे हैं अमेरिकी बाजार। काश 3:30 बजे थोड़ी और ज्यादा दिखा देते तो ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ लोग लॉन्ग पोजीशन कैरी करते, लेकिन फिर भी 2 दिनों से लगातार हम ये बात कर भी रहे। फिर 750 अंकों का बड़ा उछाल अमेरिका में डाउ पर आता हुआ दिखा है। 350 अंक नैस्डैक भागा है। इसके साथ ही साथ अगर आप देखें तो डाउ फ्यूचर्स भी मजबूत है और एसजेएक्स निफ्टी भी। कल आए वाले नतीजों पर रहेगा एक्शन। बाजार बंद होने के बाद बेहद इंटरेस्टिंग नतीजे कल आते हुए दिखे और आज भी नतीजों के लिहाज से है बड़ा दिन। तो रिजल्ट और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन आपको दिखेगा ही। लेकिन सरकार ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जो एक्सपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ाई थी उसमें कुछ कमी की और साथ ही एसईजेड से किए जाने वाले जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं उन पर पूरी तरह से ड्यूटी हटा दी है और पेट्रोल पर भी एक्साइज ड्यूटी जो बढ़ाई थी वो पूरी तरह से खत्म कर दी। तो बड़ी रिलीफ ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए आती हुई दिख रही है सरकार की तरफ। बिल्कुल सर, तो वहां पर फोकस रहने वाला है। फोकस एचयूएल के नतीजों का रिएक्शन है उस पर आने वाला है और साथ ही जो इतने सारे और संकेत आ रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा सर आज कहां से करने की शुरुआत। पर एक बार ग्लोबल मार्केट से ही करते हैं क्योंकि आपने भी कल भी एक कमेंट्री में कहा था जब डाउ फ्यूचर्स रिकवरी के मूड में दिख रहे थे कि अब डाउ फ्यूचर्स आपको गिरने नहीं दे, ऊपर ले जाएगा और शॉर्ट कवरिंग अब आपको गिरने नहीं देगी। वैसा ही हुआ और डेज हाई के पर क्लोजिंग की प्रेडिक्शन भी एकदम सटीक रही। समझाएं सर थोड़ा जो ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल। 2.5% ऑलमोस्ट कल यूएस उछला है डाउ और 3% तो नास्डैक उछला है। दीप, एक बड़ा बदलाव आया है अमेरिकी बाजारों में पिछले 2 सेशन में या 3 सेशन, 2 सेशन लेना सही होगा। और ये कि बाजार मैक्रो इकोनॉमिक डेटा के बजाय माइक्रो रिजल्ट्स, कंपनी स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक चीजों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये बड़ा बदलाव है और ये बदलाव अच्छी चीज है। क्यों? जनरली आप एक बड़ा लंबा व्यू लेकर चलते हैं तो आप मैक्रो इकोनॉमिक व्यू पर बाजार में ट्रेड करते हैं। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिहाज से अच्छा होता है कि किसी को लगता है कि बड़ा रेसेशन होगा और कोई किसी को लगता है कि रेसेशन की बातें हो रही तभी खरीदने का वक्त है। ये बड़े लंबे व्यू है जिनके 2, 3, 5 साल के व्यू के हिसाब से मार्केट में इन्वेस्ट करना है। लेकिन अल्टीमेटली आपका व्यू भले ही 2 साल का हो, 5 साल का, 10 साल का हो, मार्केट तो 10-10 सेकंड में अपने भाव बदलता है। बिल्कुल राइट। सो शॉर्ट टर्म व्यू को 5 साल का हो, 5 साल का हो, 10 साल का हो, मार्केट तो 10-10 सेकंड में अपने भाव बदलता है। बिल्कुल राइट। सो शॉर्ट टर्म व्यू को आप नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। कहने के लिए बहुत लोग फैशनेबल होते हैं और कहते हैं कि हमें रोज रोज के मार्केट से क्या लेना देना, सुबह शाम से क्या लेना देना सबका होता है। और अगर किसी का लेना देना नहीं होता तो ट्रेड ही क्यों होते इतने भारी भरकम वॉल्यूम क्यों होते हैं हर वक्त, हर रोज, हर सेकंड। सो इस वक्त क्या हो रहा है, एक बड़ा चेंज जो आ रहा है वो है कि मैक्रो फैक्टर सबको लगता है, सबको नोन है, सबको पता है कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। अब नया कुछ वहां नहीं आ रहा। अगर नया कुछ नहीं आ रहा मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर में तो फिर आपको पता है कि 27 जुलाई को फेड की मीटिंग होगी। 27 जुलाई को आपको पता है 0.5% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 1% का देखेंगे होता है या नहीं होता है। रशिया यूक्रेन कब खत्म होगा ये नहीं पता है और ये भी पता है कि कब खत्म होगा, कब खत्म नहीं होगा और कब तक चलेगा ये नहीं पता है। वो भी हमें पता है कि अभी तक ये जल्दी निपटने वाला नहीं है। जो चीजें हो रही है उसमें काफी कुछ चीजें ऐसी है जो कि आपके समझ में है जी। जब तक कुछ बड़ा नया नहीं होता इकोनॉमी के फ्रंट पर या फिर जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर ग्लोबली, तब तक बाजार अपना फोकस माइक्रो फैक्टर्स पर लेते आ रहे हैं। और ये कई बार होता है, जैसे एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी होती है बाजार में, कभी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव और उसके बाद बाजार ठंडे हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, बहुत उछल कूद कर दी, अब सीमित दायरे में कंसोलिडेशन करेंगे। उसी तरह से ये भी एक बाजार का ट्रेंड है, फिनोमिना है कि कभी बाजार बड़े इकोनॉमिक फैक्टर पर ट्रेड करेंगे, इन्फ्लेशन पर, इंटरेस्ट रेट्स पर, रिसेशन पर, नौकरियों पर, कंज्यूमर सेंटीमेंट पर, और कभी अचानक से फिर उनका मूड बदलेगा तो वो कंपनी के नतीजों पर, सेक्टर की खबरों पर, एसेट एलोकेशन एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पर, घरेलू इकोनॉमी को फायदा होने वाले या नुकसान होने वाले सेक्टर पर, कमोडिटीज के दाम बढ़ने या घटने से फायदा नुकसान होने वाले सेक्टर्स और स्टॉक्स पर। सो अब हम मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर से
इस वक्त माइक्रो फैक्टर्स पर अमेरिकी बाजारों को ट्रेड होते देख रहे हैं, जो कि ठीक भी है। अल्टीमेटली तो मार्केट में पैसा आपका तभी बनता है जब आप शेयरों में पैसा लगाएं। इंडेक्स को कितना ही देख लें, घूर लें, निहार लें, उससे होना क्या है। अनलेस कि आप बड़े पैसिव इन्वेस्टर से ETF में लगा के बैठे, तब तो एक अलग बात है, आपके लिए इंडेक्स की एक वैल्यू है। लेकिन आमतौर पर स्टॉक मार्केट तो स्टॉक से बनता है, शेयरों से बनता है, और इंडेक्स भी शेयरों से बनता है। तो आई थिंक अमेरिकी बाजारों में ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन है। लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहूंगा दीप की, अच्छी चीज है, रिस्क लेने की ताकत अमेरिका में लौट रही है। इक्विटी मार्केट्स ऊपर आ रहे हैं, आपके डॉलर इंडेक्स में थोड़ी कमी आई है, ये सारे संकेत पॉजिटिव साइड पर है। लेकिन आप देखिए, शुक्रवार को बड़ा उछाल, सोमवार को बड़ा उछाल, मंगलवार को तेज गिरावट, बुधवार को वापस से बड़ा उछाल। तो अमेरिकी बाजार बड़े मुंह दिखा रहे हैं, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे कर। इंट्राडे की रेंज भी बढ़ रही है। सो एक तरफ आप माइक्रो फैक्टर्स पे जा रहे हैं, दूसरी तरफ इंडेक्स की रेंज बढ़ रही है। सो ठीक है, पॉजिटिव है, लेकिन बहुत ज्यादा एक तरफा चलेंगे इसकी संभावना भी कम है। और स्पेशली बड़े मूव के बाद अगर थोड़ा ठहर के चले तो बाजार की सेहत के लिए से अल्टीमेटली हर एक लेवल पर बाजार में अगर ट्रेड हो वो बाजार के लिए बेस्ट है। स्क्रीन पर बाजार बढ़े या घटे वो बाजार के लिए बेस्ट है। गैप से ऊपर खुलना या गैप से नीचे जाना दोनों ही बाजार के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि वो प्राइस डिस्कवरी आपकी सही नहीं हो पाती है। जो तेजी स्क्रीन पर बनती है उसका आनंद ही कुछ और है, जैसे कि कल बनी, जैसे कि परसों बनी। और जो सप्लाई अगर स्क्रीन पर आती है तो वो कमजोरी भी उसी लेवल की दिखाती है। तो आई थिंक ग्लोबली हम थोड़े से बेहतर हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन वॉलेटिलिटी रहेगी। ये पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से आपको संकेत अमेरिका से मिल रहे हैं। वॉलेटिलिटी रहेगी बट बेहतर हो रहे हैं। संकेतों की बात, फ्राइडे बड़ी तेजी थी, सोमवार को कमजोरी, कल मंगल था, हमारे यहाँ आज बुध है हमारे। हाँ, सो कल वापस एक दिन बढ़ा। आज नंबर तो नीचे वाला होता है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स मजबूत है। 200 पॉइंट ऊपर हो गए, 200 पॉइंट ऊपर हो गया, SGX भी 200 पॉइंट ऊपर। वही मैं बोला था, हैट्रिक तो हमारी भी है। थोड़ा हमारा एक्शन भी समझाएं, क्योंकि कल की जो क्लोजिंग हुई थी ऑलरेडी 6 हफ्ते की ऊंचाई पर है बाजार। कल डेज हाई पर आपने प्रेडिक्ट किया था कि बाजार बंद होंगे, बिल्कुल हमने वैसे ही होते हुए देखा। बहुत दिनों बाद दीप, कल और परसों दोनों दिन हमने ये भी कहा कि आप लॉन्ग पोजीशन को लेके जाइए। एब्सोल्युटली। तो अब क्या मायने हैं हमारे बाजार के लिए, इन लेवल्स के क्या मतलब, डेली स्ट्रैटेजी तो बात करेंगे, बट एक थोड़ा ब्रॉडर व्यू, स्पेशली जो आज सुबह के संकेत हैं और जो ऑलरेडी हो चुका है बाजार। 16,200 16,300 रुकावट की रेंज थी, उसके ऊपर आपको ब्रेकआउट चाहिए था। बैंक निफ्टी पर 35,500 550 के आसपास का निफ्टी ने पहले दिया, कल कंफर्म कर दिया, डबल कंफर्म कर दिया। अगली जो रेंज जहां तक बैंक निफ्टी को जाना है वो है 16,650 से लेकर 16,800 की रेंज। कहीं तो वहां पहुंचेंगे, वहां पे हम डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। ओके, एज ऑफ नाउ मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 16,650 16,800 की रेंज आज कल परसों में जब भी मिले वहां प्रॉफिट बुक करके एक बार इंतजार करना चाहिए नए ट्रिगर्स का। अगर नए ट्रिगर्स में कुछ अच्छे आ गए, बड़े आ गए, तब तो हम उसको पार करके फिर 17,000 प्लस की तरफ बढ़ेंगे, और नहीं तो रुकने के लिए वो रेंज बिल्कुल परफेक्ट है। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ दीप की वो 30 मई के आसपास के हाइज हैं जो आपके बने थे। 16,661 आपको 30 मई की हाईएस्ट क्लोजिंग मिली थी, 16,793 इंट्राडे हाई था। तो इसलिए मैंने 16,650 16,800 की रेंज को लिया है, जो अगला लॉजिकल टारगेट है। अब लॉजिकल टारगेट से मतलब ये होता है कि इस रेंज में हर रोज मार्केट अलग अलग लेवल पे बंद होता है। बिल्कुल सेम लेवल पे बंद हुआ याद नहीं आता कब हुआ। करेक्ट, एग्जैक्टली। तो लेवल आपके लिए इंडिकेटिव होते हैं, टारगेट होता है कि वहां पहुंचेंगे। अब इस रेंज में 16,600 से घूम जाएंगे या 16,850 तक जाएंगे। करेक्ट, ये उस वक्त आप उस सिचुएशन में डिसाइड करेंगे। लेकिन ब्रॉडली आपको दिमाग ये लगाना है कि 16,650 16,700 16,800 हमारा नेक्स्ट टारगेट है, नेक्स्ट टारगेट। और उसके बीच में छोटा सा 16,500 550 की हल्की सी रुकावट की रेंज है जो आज हम पार करने के मूड में है। करेक्ट। सो बाद में 16,650 16,800 वहां तक। बैंक निफ्टी के लिए अनफॉर्चुनेटली ये लेवल थोड़ा नजदीक का आ रहा है। 35,825 से 36,075 का है, तो 35,825 तो ऑलमोस्ट डन है। 36,075 आज दिखना चाहिए, जहां से हम ज्यादा दूर नहीं। अगर 36,075 को बैंक निफ्टी को आज हम पार करके टिक गए, बंद हो गए 36,100 के ऊपर, तो फिर बैंक निफ्टी में भी और बड़ी जगह बनती हुई दिखेगी। और हो सकता है फिर बैंक निफ्टी आपको वहां से भी करीबन समझ लीजिए 36,800 से 37,000 तक की रेंज दिखा सकता है। सो बैंक निफ्टी अपने उस रुकावट के लेवल के ज़्यादा नज़दीक है, निफ्टी अभी भी दूर है। हो सकता है मैं नज़दीक के लेवल यहाँ पर निकाल रहा हूँ, या फिर निफ्टी के लिए जो 16,550 का लेवल होता है वो शायद 36,100 बैंक निफ्टी के लिए हो सकता है। करेक्ट। लेकिन फिलहाल हमें जो नज़र रखनी है ऊपर में 36,075 36,100 बैंक निफ्टी पर रखनी है, और निफ्टी के लिए
650, 16,800 की रेंज, 36,100 पार करके टिकेगा तो मैंने ये लेवल्स आपको तब निकाल के दे दूंगा। तो ताकि बड़े लेवल्स आ सकते हैं, हाँ आ सकते हैं, क्योंकि देखिए चीजें ना काफी कुछ हमारे लिए ठीक होती है। पहली चीज तो ये कि अब है ना, सबसे बड़ी बात है आप खरीदते कब है, जब आपका नीचे जाने का डर कम हो जाए, खत्म तो कभी होता ही नहीं, करेक्ट, कम हो जाए। अब आप किसी को भी आज सर्वे करा लो, क्या 15,200 पे बॉटम बन गया, जवाब आपको पता है क्या मिलेगा। हो सकता है बहुत सारे अति उत्साहित लोग तो ये कि अब तो 15,800 भी पार नहीं होगा, नीचे नहीं जाएगा, 16,000 भी नीचे नहीं जाएगा, और वो सोचना ठीक भी है, क्योंकि आप जहां से नीचे देख रहे हैं आपको गहराई उतनी दिखेगी। करेक्ट। सो सबसे बड़ा कंफर्ट कॉन्फिडेंस क्या है इस मार्केट में इस वक्त, कि नया लो नहीं बनेगा। नया लो नहीं बनेगा तो आप पुराने लो से कितना दूर है, 1000 पॉइंट। अगर 1000 पॉइंट की रिस्क आपकी लेने की ताकत है इन्वेस्टर के तौर पर, तो आपके लिए अपसाइड दिख रही है। करेक्ट। और जनरली आदमी खरीदना कब जाता है, जब उसको ये पता चल जाए कि बॉटम बन गया। अब बॉटम बनते ही तुरंत आज बॉटम बना और कल पता चल जाए, ऐसा तो होता नहीं है। मार्केट तो अपना वक्त लगाता है, अपने हिसाब से रहता है। दीप, आपको याद होगा 16,200 का 2 दिन तक लगातार हमने कहा था 25% आपका पैसा डाल दीजिए 50%, और 14,900 आएगा तो पूरा ही होना है। अब अनफॉर्चुनेटली 14,900 नहीं आया, अब अनफॉर्चुनेटली लग रहा है नहीं आया, लेकिन अगर आपने 50% भी डाला है तब भी आज आप अच्छे खासे मुनाफे में, बिल्कुल करेक्ट। दूसरा जो हमने बेटर हाफ शो किया था, तब एक ही चीज बात थी कि 12 इंस्टॉलमेंट में पैसा डाल दीजिए, बिल्कुल। तीसरी एक और चीज जो आपने जुलाई सीरीज की शुरुआत में मुझे पूछा था, और मैंने कहा 3 सीरीज लगातार खराब होने के बाद जुलाई सीरीज, और जुलाई सीरीज बड़ा मूव देगी, 5-6% का मूव आना बड़ी बात नहीं। तो कई बार क्या होता है कि डेटा से आपको इंडिकेशन मिल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम 100% प्रेडिक्शन सही हो रहा, कई बार हमारे गलत होते हैं, रोज होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक आपके डे टू डे मूवमेंट वाले प्रेडिक्शन होते हैं, और दूसरा एक थोड़ी सी लंबी पिक्चर वाले होते हैं। तो लंबी पिक्चर वाले मूव अगर आपने पकड़ लिए टाइम से, तो आपका बड़ा पैसा बन जाता है। छोटे वाले में तो क्या, सपोज आज हमने बोला कि जहां खुले वहां खरीद लिए, फॉर एग्जाम्पल कि 200 पॉइंट ऊपर भी ले लिए, नीचे आ गया 100 पॉइंट लो, तो उसमें आपका 50-75-100 पॉइंट गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन आप 1000 पॉइंट नहीं छोड़ना चाहते। करेक्ट सर। 100 पॉइंट छूट जाए ट्रेडर्स के लिए चलेगा, नुकसान हो जाए चलेगा, लेकिन 1000 पॉइंट का मूव आपका जो बड़ा है वो आपके पकड़ में आना बहुत जरूरी है, और वो इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा जरूरी है। और अच्छी बात है कि अगर इन्वेस्टर्स ने उस समय पैसा लगाया, आज वो अच्छे खासे मुनाफे में बैठे हैं। सो ओवरऑल मेरे ख्याल से हम अच्छे सेट हैं। खाली एक ही चिंता की बात है, और वो है कच्चा तेल। रुपए की भी कोई खास चिंता नहीं, 80 के आसपास है, ठीक है। हम ग्लोबल करेंसीज के हिसाब से देखें तो हम कोई बहुत खराब नहीं, लेकिन कच्चा तेल वापस बढ़ के 107 है। यदि मुझे है ना, कच्चा तेल ज्यादा देर तक ऊपर नहीं चाहिए। कल हम सुबह यही बात कर रहे हैं। देखिए सवाल ये नहीं कि कच्चा तेल 6 महीने बाद $80 आ जाए, वो मेरे काम का तो है लेकिन मुझे खुश करने वाला ही है। मैं कितने दिन तक महंगा कच्चा तेल का बिल भरता रहूँ, तो मुझे जितना जल्दी आएगा उतनी जल्दी तेजी करने का मन ज्यादा होगा। और 115-120 तो नहीं देखना। 115 आ गया तो मैं तो बोलूंगा थैंक यू वेरी मच, कर लीजिए, दे दीजिए जो आपके पास है। 100% बोलूंगा, मैं अभी से बता रहा हूँ। $115 अगर ये आ जाता है तो आप 15,200 पे नहीं है, 16,500 पे है, तब रिस्क ज्यादा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू निकल ही जाए। हाँ 100%। भले हम गलत हो जाएं, लेकिन डिसीजन कुछ ना कुछ तो सोच के लें। वापस जब नीचे आएगा थोड़ा इंडिकेशन देगा तब ले। तो अगर आपको 16,700-800 मिल जाता है और आपका कच्चा तेल 115 है, तो फिर किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। तब कई चीजें ना बहुत ज्ञान से नहीं, कॉमन सेंस से आती है। एग्जैक्टली। और मार्केट में कॉमन सेंस से पैसा कमाना ज्यादा आसान है बजाय ज्ञान के। एग्जैक्टली। और यह अनुभव कहता है कि ऐसी सिचुएशन में नॉट नेसेसरी कि आप जिस दिन बेचो उसी दिन मार्केट टॉप बना दें। और जब प्रॉब्लम हमारी कहाँ आती है, हम क्या चाहते हैं, जैसे ही हमने खरीदार बढ़ना शुरू कर दे उसके बाद नीचे नहीं जाना चाहिए। हाँ। और जैसे हमने बेचा वहां टॉप हो जाना चाहिए, उससे नीचे आना चाहिए। अगर ये समस्या मेरी आपकी हम सबकी है, इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं। हम जैसा चाहे वैसा हो जाए तो फिर मार्केट क्या। लेकिन आपको एक कॉन्शियस कॉल कहीं न कहीं लेना पड़ेगा कि फिर अगर ऐसी सिचुएशन में 115-120 क्रूड आता है तो मुझे निकलना है, बात खत्म। समझ गया सर, बस एक क्लियर। अच्छा, तेल की बात निकली है सर, तो आज हमारी ऑयल एंड गैस कंपनीज भी फोकस में? हाँ, फोकस में है। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी सरकार ने, उसमें बदलाव किए हैं। पेट्रोल पर तो पूरी तरह से हटा दी है जी। और सबसे बड़ी चीज जो है, बड़ा बदलाव ये कि जो भी SEZ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट किए जाते थे उस पर जो ड्यूटी लगी थी वो पूरी तरह से हट गई है। अब दो तरीके से इसे देख सकते हैं। एक तरफ से सरकार की तरफ से आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि सरकार ने जब लगाई थी ड्यूटी तब भी कहा था 15-15 दिनों में हम रिव्यू करेंगे। तो अगर सरकार रिव्यू करके इसे नीचे ला रही है
तो गलत नहीं है, अकॉर्डिंग टू पॉलिसी है जो उन्होंने कहा था। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर आप एक इन्वेस्टर के लिहाज से देखें तो इन्वेस्टर के लिए ये मन बनाना बड़ा मुश्किल काम है कि 15 दिन पहले, 1 महीने पहले मैं किसी स्टॉक पर बहुत बुलिश था, अचानक से विंडफॉल टैक्स आता है, स्टॉक की पिटाई हो जाती है, सेक्टर की पिटाई हो जाती है और मैं सब बेच के निकल जाता हूँ कि अब गया काम से। फिर 15 दिन बाद पता चलता है कि ना 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 मेरा वो खरीदने का डिसीजन तो गलत था ही, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था विंडफॉल टैक्स आएगा, मेरा बेचने का डिसीजन भी गलत हो गया, फिर वापस लूं। अब इस बात की क्या गारंटी कि 15 दिन बाद अगर आपको क्रूड $115 मिले तो वापस से सरकार विंडफॉल टैक्स बढ़ा दे, क्योंकि उन्होंने तो कहा है। सो पॉलिसी की स्टेबिलिटी ये ज्यादा जरूरी है बजाय स्टॉक्स के और सेक्टर के लिहाज से। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं, रिलायंस, वेदांता, जैसे रिलायंस के लिए बेहद पॉजिटिव है, वेदांता जैसी कंपनी के लिए भी अच्छा है, प्लस वेदांता का तो 19.5 रुपये का डिविडेंड भी है, तो 2 बड़ी पॉजिटिव खबरों की। ओएनजीसी, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रोल जैसी कंपनी के लिए मार्जिनली पॉजिटिव है, थोड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स के दाम, जो प्रोडक्ट्स पर जो एक्साइज है वो थोड़ी घटी है। सो आई थिंक ये है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की पॉलिसी में सोचना पड़ेगा सरकार को कि क्या वाकई में 15 दिन का टाइम सफिशियंट है रिव्यू करने के लिए, और अगर है तो फिर एज एन इन्वेस्टर आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको इस सेक्टर में से शेयरों में करना क्या है। आई थिंक फ्लेक्सिबल पॉलिसी रखना कोई गलत बात नहीं है, एक तरह से आप देखा जाए तो अच्छे भी है कि आप रिजिड नहीं है और आप रिव्यू करना चाहते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल पॉलिसी आपको काफी हद तक कंफ्यूज भी करती है। या तो फिर सरकार क्लियर कट कहे कि क्रूड के साथ हमारी लिंक्ड है, इतने दाम पे इतना हो जाएगा, इतने दाम पे इतना लगाएंगे, वो क्लियर कट पॉलिसी है। करेक्ट। आप वैसा कर दीजिए कि क्रूड 130 है तो इतना टैक्स, क्रूड 80 आ गया तो नहीं है ना, सो फिर मैं ही कैलकुलेट कर लूंगा जी, मुझे आपके रिव्यू की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, मुझे पता है 15 दिन बाद आप क्या कहने वाले, तो मार्केट अपनी समझ से उसको एडजस्ट कर लेगा। लेकिन एडहोक अगर इस तरीके से होगा तो इन स्टॉक्स पर व्यू बनाना बहुत मुश्किल है। नो डाउट आज स्टॉक्स ये दौड़ेंगे भी, रिलायंस भी चलेगा, ये भी चलेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि ग्लोबली जीआरएम्स कम हो रहे हैं तो उसका भी इम्पैक्ट होगा। तो एक तेजी तो बनती है, और अच्छी बात दीप ये है आज निफ्टी को डबल सेंचुरी मारनी है तो आपके पास रिलायंस है, आपके पास लीवर है, लीवर के दमदार नतीजे, 2-2.5% तो लीवर भी चलना चाहिए, 2-2.5% रिलायंस भी चलना चाहिए, तो फिर ठीक है। अगर 2% 2 दिग्गज आपके चल जाए तो 1% निफ्टी का बढ़ना कौन सी बड़ी बात है। सो आई थिंक मार्केट के लिहाज से ठीक है, एक अच्छी खबर है, अच्छी खबर है। इंडेक्स तो बढ़ेगा, इंडेक्स तो बढ़ेगा। चलिए सर, एक और चीज़, आज की स्ट्रैटेजी एक्चुअली हम बात कर लेते हैं, बट उससे पहले एक और चीज़ पर टच करना है, और इम्पॉर्टेंट चीज़, ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया सर डीमैट डाका पर कल, तो कितने ट्वीट्स, कितने सोशल मीडिया ट्रैक्शन, कितने व्यूअर्स हमें अभी भी मैसेज कर रहे हैं, और एक बड़ा असर हुआ है, एक्चुअली 2 बड़े असर हुए हैं। एक बड़ा असर हुआ है, कल मुंबई पुलिस ने शाम को एक रिंग, ऐसा ही रिंग जो ऐसे ही काम कर, जो एग्जैक्टली चीज़ हमने हाईलाइट करी है, उनको अरेस्ट भी किया है सर। दीप, 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि 2 बड़े एक्शन हुए हमारी मुहिम के बाद में। एक, कल जीरोधा की तरफ से एक चेतावनी आई थी और उन्होंने अपने सारे क्लाइंट्स को लेटर लिखा और बताया कि साइबर सिक्योरिटी क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा है, और मुंबई पुलिस के नॉर्दर्न रीजन ने जो ऑलमोस्ट ये इसी से जुड़े हुए हैं, ये पकड़ा है। दोनों को बधाई, दोनों को धन्यवाद, स्पेशली मुंबई पुलिस को ज़्यादा धन्यवाद कि उन्होंने बहुत बढ़िया एक्शन लिया। नहीं तो अदरवाइज साइबर क्राइम के केस में बहुत टाइम लगता है, इतना फास्ट काम होता नहीं है, बहुत फास्ट काम किया। और ये जो पकड़ में आए, ये इन्होंने 25 मई से 8-10 जून के बीच के जिन डेट्स को हमने कवर किया, लगभग उसी समय के फ्रॉड हैं। ये तो एक चीज़ है। दूसरी तरफ जीरोधा ने भी अपने क्लाइंट्स को आगाह किया कि उनको साइबर सिक्योरिटी किस तरह से करनी चाहिए। अच्छी बात है, कोई गलत नहीं, जो भी अच्छा काम करे उसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज़ समझनी ज़रूरी है, ये क्यों ज़रूरी है कि कोई आपको बताए तभी आप अच्छा काम करें? जीरोधा को क्यों हमें इस तरह का 1 घंटे का ऑपरेशन डीमैट डाका करने की जरूरत है? ये काम अगर 25 मई से 8-10 जून के बीच में हो चुका है तो 20 जुलाई तक आप क्या कर रहे हैं? एग्जैक्टली। जब तक कि कोई मीडिया हाईलाइट नहीं करेगा, जब तक कि कोई हम नहीं कहेंगे, तब तक आप नहीं बताएंगे, छुपाएंगे। अगर 2 क्लाइंट, 5 क्लाइंट, 10 क्लाइंट, 50 क्लाइंट का हो गया, आपके लाखों क्लाइंट है, तो आप करिए ना, बताइए, बता दीजिए ना। भले ही ये मत बताइए कि ये हुआ है, कम से कम एक सिक्योरिटी। मेरी प्रॉब्लम वो है कि मतलब ये क्या हमें जगाना जरूरी है? क्या हम अपने आप से नहीं उठ सकते अलार्म से? अलार्म बजाए ना, बजाए। अगर अलार्म बजने के बाद भी हम नहीं उठ रहे तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर किसी ब्रोकर के यहाँ हो रहा है तो क्यों नहीं ब्रोकर प्रोएक्टिवली अपने क्लाइंट्स को बोले कि भाई ये करने की जरूरत है, और एक स्पेशल कॉन्फ्रेंस करे, स्पेस पे आकर बात कर ले,
कहीं पॉडकास्ट कर ले, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं भी बोल दे कि हम सिक्योरिटी फीचर्स स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, हमें आशंका है, चलो वो भी नहीं बोलना है कि लगे लोगों को डर लगे आपसे, तो कम से कम साफ साफ कहें कि भाई इस तरह का माहौल है, इसमें आप अपनी सिक्योरिटी को टाइट कीजिए जी। लेकिन नहीं, जब तक हम मैटर को जोर से नहीं उठाएंगे तब तक ये नहीं होगा। ये मेरे लिए बड़ी समस्या की बात है। अगर कहीं कुछ चीज़ गलत लग रही तो आप प्रोएक्टिवली एक्शन ले लीजिए। फिर भी जिसने एक्शन लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, चाहे किसी भी वजह से लिया, काम कोई भी करे, अच्छा करे, किसी भी वजह से करे, हम वही चाहते हैं कि काम अच्छा हो। और मैं सारे ब्रोकर से रिक्वेस्ट करूंगा, हिंदुस्तान में जितने ब्रोकर से, प्लीज़ प्लीज़ आप अपने सिस्टम्स को रिव्यू कीजिए, आप अपना आईटी सिस्टम का ऑडिट करवाइए, देखिए आपके सिक्योरिटी, क्योंकि जो हमने मुंबई पुलिस से भी बात की थी और जो हमें समझ में आ रहा है, वो समझ में ये आ रहा है कि ब्रोकर्स के डेटा हैक किए जा रहे हैं। ये क्लाइंट्स के नहीं हो रहे हैं, ब्रोकर्स के हो रहे हैं। एक तो क्या होता है कि जो हमारे बुजुर्ग आए थे उन्होंने ओटीपी शेयर कर ली, चलिए वो समझ में आता है कि वो उनकी गलती है कि ओटीपी शेयर कर ली, उन्हें नहीं पता था, और उन्होंने पता क्या, उन्हें पता तो था लेकिन उन्हें लगा कि जो मांग रहा है ओटीपी वो मेरा ब्रोकर ही है, करेक्ट, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो बाकी प्रोफेशनल्स हैं जिनके केस में उन्होंने किसी तरह की कोई चीज की ही नहीं, एग्जैक्टली न कोई लिंक पे क्लिक किया, न कोई उन्होंने रीसेट पासवर्ड किया, न कोई ऐसी चीज की जिससे कि कोई हैकर उसके अकाउंट में घुस पाए। ये जो समझ में आ रहा है ये बहुत खतरनाक है और बहुत डरावना है। और खतरनाक और डरावना ये है कि सिस्टम जो हैक किए जा रहे हैं या फिर जो ब्रोकर के यहां से ईमेल निकलकर क्लाइंट को जा रही है वो हैक हो रही है, या फिर ब्रोकर के सिस्टम हैक हो रहे हैं, और उसमें वो ये अंदाजा लगा रहे हैं कि कौन बड़े बड़े लोग हैं किनके डीमेट अकाउंट में बड़े इन्वेस्टमेंट्स पड़े हैं और किनके पासवर्ड वीक हैं जिनको आप हैक करके उनके अकाउंट में एंट्री मार सकते हैं। सो कल मुझे भी रात को बहुत फीडबैक मिला, कल पहली बार, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, कल पहली बार बड़े लोगों को डर लगा है। अब तक हमेशा है ना, ये जो फ्रॉड होते थे सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, अनजान छोटे लोगों के लिए, जिनके 5-25 हज़ार, लाख 2 लाख रुपए निकल गए, किसी को कोई चिंता नहीं होती थी कि गया होगा। लेकिन कल दीप पहली बार साउथ बॉम्बे में, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, जज हों, बड़े बड़े ब्रोकर्स हों, इन सब के बीच में ये चर्चा का विषय था कि ये किसी के भी साथ हो सकता है, हम में से किसी के भी साथ हो सकता है। और इसलिए मुझे इस बात की खुशी कि सब जागने लगे हैं और इस पर बड़ा एक्शन होने की ज़रूरत है। सब ब्रोकर्स को अपने सिस्टम ठीक करने की ज़रूरत है। एज एन इंडिविजुअल आप अपने जो पासवर्ड हैं मजबूत रखिए, बड़े रखिए, स्ट्रॉन्ग रखिए, समय से बदलते रहिए। जो जो चीज़ें आपको अपने लेवल पे करने की ज़रूरत है वो पक्का करिए। लेकिन अच्छी बात है, एक्शन हो रहा है और मैं यही चाहता हूँ। और दीप, हाँ, एक और चीज़ है जो मैं अभी बता नहीं रहा, लेकिन वो सोचते ही मेरे चेहरे पे बड़ी मुस्कान आ गई है, खुशी आ गई। कुछ और एक्शन इस मैटर से रिलेटेड हो रहे हैं जिसके रिजल्ट 1-2 दिनों में आएंगे। जैसे आएंगे मैं आपको बताऊंगा। मैं पहले प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहता, लेकिन वो रिजल्ट आ जाए और वो बड़ी खुशी है, वो बड़े अचीवमेंट है जो इस पूरे ऑपरेशन के बाद हो रहे हैं लोगों के साथ में। हम वही चाहते हैं कि जो निर्दोष लोग हैं, जो भोले भाले लोग हैं, उनके साथ गलत ना हो, उनके अकाउंट साफ ना हो जाए, उनके पैसे ना डूब जाएं, कचरा ना आ जाए, लॉस ना आ जाए, और अगर जो सब कुछ हो गया तो उनका पैसा अटका ना रहे। ऐसा ना हो कि पुलिस में अटकाए, फिर कोर्ट में जाओ, 5 साल 7 साल 10 साल बाद कब पैसा मिलेगा। मेहनत की कमी। आज सोचिए एक रिटायर्ड आदमी 1.5 करोड़ रुपए अगर उसका फंस जाए, वो अपनी जिंदगी कैसे निकालेगा। एग्जैक्टली, करेक्ट। एक तरह से लाइफ सेविंग। आप पूरी जिंदगी भर सरकारी नौकरी करके पैसा इसलिए बचाते हैं और इसलिए लगाते हैं कि महीने दर महीने आप थोड़ी कमाई लेते रहेंगे, अपना परिवार चलाएंगे। अगर 1.5 करोड़ ना आए तो आप जरा सोच के देखें। समझो आज हमारी जो भी सेविंग है, हमें सैलरी आना बंद हो जाए और हमारी जो सेविंग है उसके दम पे हमें जिंदा रहना है, तो ये सिचुएशन है। इसलिए एक चीज़ जो मैं और चाहता हूँ ब्रोकर से भी, एक्सचेंज से भी, कि थोड़ा सा है ना सेंसिटिव होकर ह्यूमन टच लाइए। मतलब है ना, क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है मालूम है दीप, जितने हम इस केसेस से बात कर रहे हैं ऐसा लगता है कि लोग सेंसिटिव ही नहीं है। आपने गलत किया होगा, अरे भाई उस आदमी का नुकसान, मतलब क्या आप प्रूव करना चाहते हैं, जरा सुनिए तो सही किसी का दुख दर्द है तो। मतलब ये ऐसा कि आपके अकाउंट से ही हुआ होगा, आपके अकाउंट में कोई दूसरा ट्रेड नहीं कर सकता, कुछ आपने गलत किया होगा, किसी को शेयर कर, अरे भाई वो आदमी बोल रहा है उसको सुनिए, समझिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं जिनके पास इस तरह की कंप्लेन आए, प्लीज ये सोच के देखिए कल आपके साथ हो गया तो, और आपके साथ कोई ऐसे बात करे तो
क्या करें? ये जले पे नमक छिड़कने वाली बात है। Exactly. इसलिए प्लीज थोड़े से सेंसिटिव होकर लोगों को सुनिए जिनको तकलीफ हो रही है, और उनका जल्दी से जल्दी आप निपटारा करने की कोशिश कीजिए। इस केस में एक ऑफलाइन ब्रोकर भी थे जो जिनका नाम उन्होंने हमें नहीं बताया, लेकिन जो आए थे उनका ये कहना था कि उनके ब्रोकर ने उनकी बड़ी मदद की। मतलब जैसे ब्रोकर को पता तुरंत उन्होंने एक्सचेंज से पे आउट वगैरह रुकवाए। अच्छा, ये ऑफलाइन ब्रोकर और ऑनलाइन ब्रोकर का ये बड़ा फर्क है। ये सेंसिटिविटी बड़े ऑनलाइन ब्रोकर्स में भी चाहिए। सिर्फ कॉल सेंटर बिठाकर इनसेंसिटिव लोगों को बिठाने से बात नहीं चलेगी। रखिए आप, वो भी एक बिजनेस मॉडल है, कोई गलत नहीं है, नहीं तो आप लाखों कस्टमर हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन इस तरह की चीजों को हैंडल करने के लिए आपकी एक अलग हॉटलाइन, अलग समझदार लोग, यस, जिनको इस तरह के मैटर पता होते हैं कि इस तरह उनकी एक अलग स्पेशल ट्रेनिंग हो कि अगर कोई आदमी जैसे क्रेडिट कार्ड वाले पे कोई आदमी बोले कि मेरा क्रेडिट कार्ड पे कोई खर्चा कर रहा है, तो वो एक टीम अलग होगी जो आपके तुरंत ब्लॉक करेगी, समझेगी, वो चीज करनी बहुत जरूरी है। बड़े ब्रोकिंग हाउस होना में कोई गलत बात नहीं है, टेक्नोलॉजी के दम पर बिजनेस बड़ा करना कोई गलत बात नहीं, हिंदुस्तान में चाहिए। अगर 50 करोड़ इन्वेस्टर होंगे तो ऐसे ब्रोकर्स की जरूरत है, बिल्कुल है, नहीं तो आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके सिस्टम्स और आपके लोग उस तरह के तैयार करने बहुत जरूरी है जो इस तरह की सिचुएशन को सेंसिटिविटी के साथ, उसकी गंभीरता के साथ हैंडल कर पाए। नहीं तो 30-30 मिनट 25 मिनट फोन लाइन पर लगे उधर सौदे हो रहे हैं, हैक होकर अकाउंट में, ये तो शर्म की बात है। बिल्कुल। एनीवे, चलिए उम्मीद करते हैं कि कुछ इस सब होने के बाद बेहतर हो। लेकिन जो इम्पैक्ट आया है लोगों के दिमाग में, पर्पज हमारा जो उद्देश्य था वो यही था, आप सावधान हो। और न सिर्फ लुटियंस दिल्ली और साउथ बॉम्बे, पूरे देश भर में लोगों को समझ में आ रहा है कि ये किसी के भी साथ हो सकता है। ये सबसे बड़ी बात है, किसी के भी साथ। आप कितने ही समझदार हो मार्केट में, कितने ही समझदार आप आईटी के लोग आदमी हो, किसी के भी साथ हैकिंग हो सकती है। बिल्कुल, तो सावधान रहें। और पहले दिन एक्शन हमने देखा है, और भी इस पर जो जो डेवलपमेंट होंगे उसकी खबर हम आपके सामने लाते रहेंगे। बट बड़ा इम्पैक्ट हमारे ऑपरेशन डीमैट डाका का आपने आते हुए देखा है। आइए सर, फिर आज के बाजार पर थोड़ी नजर डालते हैं, बताएं आज की स्ट्रैटेजी। आज कल रात देर रात मैं बहुत ट्वीट पढ़ भी रहा था, इसलिए एक रात को जब ये मैंने खबर पढ़ी, एक मैंने ट्वीट डाला है जी, कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यहाँ। ऑनेस्टली अगर आप एफर्ट करें तो रिजल्ट आता है, और ये रिजल्ट तीसरी चौथी बार आया जी। ऑपरेशन मार्केट माफिया, याद करिए 3 साल पहले आप हर घंटे आधा घंटे में एक फ़ोन आता था, आपकी ट्रेडिंग कैसी चल रही है, हम एडवाइज दे रहे हैं, और आप सब आंख बंद करके ठीक है आता होगा फ़ोन काट दें, यही करते हैं। ऑपरेशन हफ्ता वसूली, जब लॉकडाउन के वक्त मोरेटोरियम में लोग इतने परेशान हुए, उसके बाद उसका पार्ट 2 चाइनीज़ कनेक्शन, बिल्कुल आप सोचिए किस लेवल तक कोई ऐसा जनरल न्यूज़ चैनल नहीं जिस पे वो बाद में कवर नहीं हुआ, और 6 महीने 3 महीने बाद में। ये तीसरा मैटर है जो हमने बहुत शिद्दत से, बहुत जुनून के साथ इसको उठाया है, और हम चाहते हैं कि एक भी अकाउंट हिंदुस्तान में ऐसा ना हो जो हैकिंग का वल्नरेबल हो जी। किसी के भी साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए। मार्केट में पैसा बनाना तोड़ना अलग बात है, बिल्कुल वो रिस्क आप हमेशा लेकर मार्केट में आते हैं, ये रिस्क नहीं चाहिए, और इसलिए हमारी कोशिश रहती है। और जो लोगों का प्यार मिला है कल से दीप, यही हमारी कमाई भी है, यही हमारी ताकत भी है, यही हमारी मोटिवेशन है। बिल्कुल सर। तो लगता है कि नहीं कुछ करना है लंबे, मतलब किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आए, वीकेंड पर काम करना है, लेट तक काम करना है, ये टीम को मोटिवेशन देता है जब लोग इस तरह की चीजों को पसंद करते हैं। आइए, बड़ा इम्पैक्ट उसका। आज के संकेत, ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं, एफआईएस के संकेत न्यूट्रल हैं, घरेलू फंड्स के संकेत न्यूट्रल हैं, वायदा कारोबार के संकेत भी न्यूट्रल से हल्के से नेगेटिव साइड पर है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड आपका है न्यूट्रल। तो नेगेटिव एक भी नहीं, 4 न्यूट्रल 2 पॉजिटिव। बढ़िया है सर। सपोर्ट जोन 16,225, 16,275 मजबूत सपोर्ट, इसके नीचे जाएगा नहीं। 16,125, 16,200 स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड बाय जोन जो आएगा नहीं आएगा नहीं। हाँ, ऊपरी स्तरों पर 16,450, 16,525 इस रेंज के आसपास कहीं खुलने चाहिए। हो सकता है इसके ऊपर भी खुल जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल डेटा के हिसाब से ये रेंज दिख रही है। इसके ऊपर 16,575 से 16,650 की रेंज है, आगे फिर देखेंगे क्या होता है। बैंक निफ्टी 35,475, 35,550 तुरंत प्रभाव से मजबूत सपोर्ट, 35,050, 35,125 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, जहां पर आंख बंद करके खरीदारी करने की जो आएगा नहीं। ऊपर में 35,950, 36,075 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज, यहां पहुंचकर टाइम पास करेंगे, ताकत आजमाइश करेंगे, देखेंगे। 35,900 के नीचे फिर ट्रेड करना शुरू किया तो थोड़ा रुकना है, 36,100 के पार ट्रेड करना शुरू किया तो दौड़ लगानी है। ये रेंज है जहां पर आप टाइम पास करेंगे। इसको पार करने पर ऊपर की रेंज जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है वो 36,500 तक का रास्ता बनता है। मैंने आज के लिए 36,175, 36,350 की रेंज रखी है ऊपर की तरफ। ठीक है। लेवल्स दीप आज
बहुत क्रिस्टल क्लियर मिले हैं। कहीं कोई नहीं तो कई बार होता है कि मुझे स्ट्रेटेजी बनाने में टाइम लगता है, लेवल्स निकालने में। आज मैं 7:37 पे रेडी हो गया सब कुछ बना के। डेटा इतना अच्छा रहा है। हाँ। मिल रहा है, डेटा मिलता है तो जल्दी हो जाता है काम। कई बार डेटा में साफ सिचुएशन नहीं होती है, लोगों को लगता है जब हमें कमेंट्री कर रहे हैं आज कंफ्यूज है नहीं, वो कंफ्यूजन मेरा नहीं, वो मार्केट का है। डेटा में नहीं क्लैरिटी आती तो मेरे दिमाग में, चेहरे पे वो क्लैरिटी नहीं दिखेगी, और डेटा में क्लैरिटी दिखती है तो मैं फिर स्ट्रांगली किसी भी एक तरफ का बोलता हूँ, जो हम 2 दिन से लगातार बोल रहे हैं। कल देखिए 100, 125, 150 पॉइंट नीचे था, कहाँ डर था हमें? नहीं था। परसों क्लोजिंग में भी आप तो नहीं थे, लेकिन कि कोई दिक्कत नहीं, 100-150 नीचे खुलेगा ना, इससे ज्यादा क्या खुलेगा तो और लेंगे, ये कॉन्फिडेंस था ना जी। वो डेटा से आता है, क्योंकि आपको डेटा बता रहा है कि इसके नीचे आपको नहीं जाना है। अब आइए आज के सपोर्ट लेवल 16,350, 300, 275, 225, ये है काम के। नीचे के तो ऐसे टाइम पास लिखे हैं, 16,175, 16,125। ऊपर की तरफ 16,425, 450, 525, 575, ये लेवल है अचीवेबल। इसके ऊपर 600, 650 तक की जगह बन सकती है। उसके ऊपर के मुझे लगा कि आज नहीं आएंगे, इसलिए लिखे नहीं। बैंक निफ्टी 35,750, 720 पर आप बंद हुए। उसके ठीक नीचे 35,625, 35,550 दो छोटे लेवल है। 35,475 और 35,350 मीडियम लेवल है। 35,250, 125 और 35,050 तक के लेवल हैं। इसके नीचे की जगह है नहीं। ऊपर कितना जा सकते हैं? 35,825, 35,950, ये दो तो दिखते हैं, आज आने ही चाहिए। 36,075 तक की राहत दिखती है। उसके ऊपर देखना होगा, बैंक निफ्टी ताकत दिखाता नहीं दिखाता है। 36,175, 36,275 मीडियम लेवल, 350, 400 और 36,500 तक की जगह बैंक निफ्टी की फिर ऊपर की तरफ बनेगी, अगर आपने 36,100 को पार करके टिके तो। ठीक है सर, अंडरस्टूड। तो बड़े लेवल्स और सपोर्ट रेजिस्टेंसेस। डेटा बताएं सर, एफआईएस की पोजीशन पीछे 18 से 21 पॉइंट। मैं दीप मतलब आप सोचिए 1200 पॉइंट बढ़ गए नीचे से, और एफआईएस वहीं के वहीं है 18 से 21। कुछ एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन है, हमने तो 70, 72, 78%, 80, 82% देखी है। ये तो कुछ नहीं है, अभी तो बहुत जगह है, कोई बात नहीं। तो एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन बहुत कम है, कंफर्टेबल है। पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा बढ़कर आया है, स्पेशली बैंक निफ्टी पर 1:41 में थोड़ा सा ओवरबॉट है। तो बैंक निफ्टी पे मैं आज है ना 36,000, 36,100 के आसपास थोड़ा मुझे कॉशन है। मैं वहां पर बहुत बुलिश नहीं हो पा रहा हूं। क्यों? 2 दिनों से बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया निफ्टी को, ठीक है। पुट कॉल रेशियो हायर साइड पे, और 36,100 मुझे मजा नहीं, मतलब रुकने वाली चीज दिख रही है। सो मैं 36,100 के ऊपर वापस से फुल कॉन्फिडेंस में आऊंगा। ओके, तब तक वेट करना है। तब तक मुझे थोड़ा हायर साइड पे, तो अगर करेक्शन की शुरुआत होगी तो बैंक निफ्टी से होगी ऊपर के लेवल पे, अगर प्रॉफिट बुकिंग आई तो ये ध्यान में रखिएगा। एक और चीज जी, आज आपको निफ्टी बढ़ाने के लिए है ना आपके पास रिलायंस है ना, लीवर है। क्यों चाहिए बैंक निफ्टी? बिल्कुल नहीं चाहिए। आज 2 दिन कर लिया ना भाई आपने, अब आप आराम करो। तो आज बैंक निफ्टी कंडक्टर सीट पे है, ड्राइवर सीट पे नहीं। ड्राइवर सीट पे नहीं, आज निफ्टी का दिन है। हाँ, आज निफ्टी का ऐसा ये फील हो रहा है लेवल के हिसाब से, पुट कॉल रेशियो के हिसाब से, और इंडेक्स की पोजीशन के लिए। आई मे बी रॉन्ग, बट ये एनालिसिस मेरा ये कह रहा है कि आज तीनों चीज़ों को मिलाकर देखें तो बैंक निफ्टी बोलेगा मैं आराम करूंगा। आराम करने का मतलब ये कि लाल में जाएगा, ये हरे में जाएगा, ऐसा नहीं है। कम बढ़ूंगा, या बोलेगा मैं आराम करूंगा। आराम करने का मतलब ये कि लाल में जाएगा, ये हरे में जाएगा, ऐसा नहीं है। कम बढ़ूंगा, या आपके जितना ही बढ़ूंगा, आपसे ज्यादा नहीं बढ़ूंगा, चिंता मत करिए। लीडरशिप आप कहीं और से ले लीजिए, ठीक है। ठीक है सर। पुट कॉल रेशियो हम बात कर चुके, विक्स अनचेंज है, कम विक्स है, अच्छा संकेत है। ठीक है सर। लॉन्ग पोजीशन, इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन 16,175 क्लोजिंग बेसिस पे, थोड़ा दूर का है, अभी वहीं रखिए, एक आध दिन में चेंज करेंगे। इंट्राडे 16,175 है, क्लोजिंग 16,125 है। और बैंक निफ्टी पर इंट्राडे 35,450 का है और क्लोजिंग 35,350 का, जिसको थोड़ा दूर रखना है 35,350 का भी रख सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन पे 16,450 है, खुलते ही ट्रिगर हो जाएगा, काट लीजिए। और बैंक निफ्टी पर 36,100 थोड़ा दूर का रखा है, 36,100 के ऊपर निकले और बंद होता दिखे तो आप यहाँ से भी आप शॉर्ट काट सकते हैं। ठीक है सर। नई पोजीशन निफ्टी खरीदनी है, छोटा स्टॉक लॉस है 16,275 का, वहाँ पर लगाकर खरीदिए। 16,425, 450 दो छोटे लेवल, 525, 575 मीडियम लेवल, 600, 650 के फाइनल लेवल। अगर इसको पार किया तो 700, 725 तक भी जाने की कोशिश हो सकती है। जो लोग बेचना चाहते हैं 575 से मूड बनाएं,
जरूरी नहीं कि वहाँ बेचना ही है, और इतना गैप से खुलेंगे तो बेचना भी नहीं है 575। देखो कितना गैप से खुलते वो भी फर्क पड़ता है। समझो आप खुल रहे हैं दीप 16,450 पे और वहाँ से 550 आए तो आपकी शॉर्ट कवरिंग काफी कुछ होगी, लेकिन खुली 16,550 पर है तो शॉर्ट कवरिंग तो तब होगी ना जब खुलने के बाद, पहले थोड़ी होगी। तो हो सकता है फिर आपको फिर 16,575 पे बेचने की हड़बड़ी नहीं करनी। ये सब चीजें आपको अनुभव के साथ आएगी कि आपको कहाँ बेचना है। अगर कम गैप से खुले स्क्रीन पे बढ़ गए इसका मतलब आपको पता है शॉर्ट कवरिंग होगी, ज्यादा गैप से खुले तो फिर शॉर्ट कवरिंग हो जाने दो। उसके बाद तो 575 से मूड बनाना है, बेचने के लिए अच्छी जगह है 650। ओके, वहां पर बेचिए। स्टॉप लॉस दूर का है, 800 का है और वही लगाना है। अगर नहीं लगा सकते तो मत बेचना। हाँ, बदलेगा नहीं। 16,793 का हाई बनाया था, वहां से हम घूमे, 800 का ही स्टॉप लॉस रखना है, नहीं तो मत बेचिए। या फिर 650 पे भी बेचिए, उससे पहले मत। आपके स्टॉप लॉस नहीं बदलेगा। आपको लगेगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल, नहीं तो नहीं है, जो डेटा में वही है, आपको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। आपके हिसाब से डेटा नहीं होगा, डेटा के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। 525, 450 दो छोटे लेवल, 425, 350 मीडियम लेवल, 275 और 225 तक के लेवल के लिए करनी है बिग वाली। अंडरस्टूड। अब आइए बैंक निफ्टी। 35,350 के स्टॉप लॉस से खरीदिए। 35,825, 950 दो छोटे लेवल है। 36,075 का बड़ा निर्णायक और इंपॉर्टेंट लेवल है। 36,175, 36,275 और 36,350 के आगे के लेवल। कोई सोचता भी नहीं होगा कि 36,075 अचानक से इतना बड़ा लेवल हो जाएगा। ये 5-7 बार बोल देंगे। बिल्कुल, ये कहाँ से निकल के आते हैं लेवल? अब मैं क्या करूँ, जहाँ से निकल के आए वहाँ से आए। जो लोग बेचना चाहते हैं 36,075, 36,275 की रेंज में जरूर बेचे। बेचना है, जरूर बेचे। मैं बैंक निफ्टी में बुलिश हूँ। 2 दिन की आउट परफॉर्मेंस और अगर आज और तेजी से भाग जाए तो मेरा पुट कॉल रेशियो ये बता रहा है इस रेंज में बेचना ही चाहिए। और यहाँ भी स्टॉप लॉस के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये स्टॉप लॉस 36,500 का ही रहेगा, वो लगा सकते तो ही बेचिए। और टारगेट नीचे के जो बनेंगे 35,950, 825 दो छोटे टारगेट, 750, 625 दो मीडियम टारगेट, 550, 475 और 350 तक के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में करनी है बिग वाली। अंडरस्टूड सर। चलिए, ये हैं आपके लिए नए लेवल्स और सारे डेटा। अब FIFNO वायदा कारोबार में लगातार दूसरे दिन कैश में खरीदारी। 4-5 अप्रैल, एक्चुअली 30 मार्च से अगर आप देख लें, 30 मार्च से 4 अप्रैल कुछ 5-6 ट्रेडिंग सेशन थे, वीकेंड बीच में आप कर रहे हैं, तब FIs की लगातार बिकवाली थी। यानी कि तब के बाद आपने बैक टू बैक खरीदारी 2 दिन। हाँ, मतलब अप्रैल से अभी तक, अप्रैल मई जून जुलाई, यानी कि लगभग 3.5 महीने बाद ऐसा टाइम आया है जहाँ 2 दिन तक लगातार FIs ने कैश में खरीदारी की है। बढ़िया बात है, स्वागत है आपका। हम तो चाहते हैं आप कहीं छोड़ के न जाए, आपकी मर्जी है। आए तो भी स्वागत है और जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारे DI से संभाल ही रहे हैं। नहीं, उसकी लाइन जो है वो ये है दीप, आए तो वेलकम, जाए तो भीड़ कम। करेक्ट। हमें फर्क, कोई बात नहीं, हमारे लोग हैं, हम नहीं संभाला। आपके दम पे मार्केट नहीं आया है 16 दिन, अब आप आ रहे हैं तो आपका स्वागत है। लेकिन हाँ, इतना खुश होने की भी जरूरत नहीं। 975 करोड़ की कैश में खरीदारी, सामने 814 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे भी है। तो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली नहीं खरीद रहे, ये मजबूरी वाली खरीदारी है ना। ये मतलब फोमो वाली। हाँ, मतलब फोमो भी नहीं कहूँगा कि मतलब लेना ही पड़ेगा टाइप, थोड़ा अब कर लो, लेना ही पड़ेगा, कोई चांस नहीं है। इंडेक्स में भी कोई बड़ा नहीं खरीदा, सिर्फ 300 करोड़ का। तो बेचना बंद किया ये कहना ज़्यादा सही है, बजाय कि खरीदना शुरू किया। मैं अभी भी उस मोड में नहीं हूँ जो मैं ये मान रहा हूँ कि FIs ने खरीदना शुरू किया ना, FIs ने बेचना बंद किया। लोकल फंड ने भी कल बड़े दिनों बाद थोड़ा सा हाथ रोका, 101 करोड़ की बिकवाली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। FNO में एक डेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 16,300, जहाँ पर 49 लाख शेयर पुट में है, 43 लाख शेयर कॉल्स में है। इसीलिए इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस 16,275 का बन जाएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा। ऊपर की तरफ 16,600 रुकावट का लेवल है, 16,000, इसीलिए 16,575, 16,650 की रेंज में बेचना बनता है। प्रॉफिट बुक करना बनता है। क्यों? 72 लाख शेयर है 16,600 के कॉल्स पर। हाँ, अगर 16,600 सुबह सुबह आप पार करके 9:30-10 बजे तक टिक जाए, तब तो भाई साहब जो शॉर्ट कवरिंग आएगी पूछो मत, खतरनाक वाली आएगी। और वैसे भी एक चीज़ और है डीप की, 16,550 आप खुल जाते हैं समझिए तो बहुत गिरेंगे नहीं। और उसका कारण है कि 16,400, 16,300, 16,500 पे कॉल राइटर बहुत खड़े हैं। तो अब आपको शॉर्ट कवरिंग नीचे आने नहीं देगी, तो आप नीचे ज़्यादा नहीं आएगा। आपको सिंपल एक फॉर्मूला लगाना है, जिस लेवल से 50-75 पॉइंट नीचे आए वहीं ले लेना है। अच्छा, बस सिंपल। हाँ, 50-75, 16,550 खुले, 16,500, 16,475 आएगा वहीं ले लेंगे। मतलब, और जितना कम गैप से खुले उतना बढ़िया। अगर समझो 125 पॉइंट, 150 पॉइंट ही आप ऊपर खुले, 425, 450 में खुल जाते हैं, वहीं ले लीजिए। तो 9-8 पे बता दूंगा मैं आपको।
बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 35,500 आपके लिए अब स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, आसानी से नहीं जाएगा। 25 लाख शेयर है वहाँ पर, 20 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं, 35,500 नीचे सपोर्ट हो गया, ऊपर 36,000 हल्की रुकावट है, 25 लाख शेयर। सो आपके लिए 35,400 35,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 36,000 36,100 बड़ी रुकावट, 36,100 के ऊपर मतलब चौड़े होकर आप तेजी करिए, 35,400 के नीचे आए थोड़े सावधान हो जाइए, सिंपल। ये बैंक ठीक है सर, डेटा बहुत ही शानदार, मतलब मजा आता है। आई एम श्योर मैंने आज थोड़ा टाइम भी ज़्यादा ले लिया, लेकिन जब डेटा इतने इंटरेस्टिंग हो और फिर डीमेट वाली भी जो हमारी खबर में, तो इसलिए बहुत मतलब ऐसे डेटा के लिए मैं तरसता हूँ। ऐसे बहुत कम बनते हैं जब क्रिस्टल क्लियर लेवल्स हो, सारे मिल रहे हों, ऊपर के लिए भी नीचे के लेवल भी। आपको ये भी पता है कि प्रॉफिट बुकिंग कहाँ आएगी, आपको ये भी पता है कि कितना गिरने पे लेना है, क्यों ज़्यादा नहीं गिरेगा, वो भी आपको डेटा साफ दिख रहा है। मज़ेदार है, मज़ेदार है, बिल्कुल सर। तो चलिए, मज़ेदार एक्शन है, डेटा भी बढ़िया है, बाजार 200 पॉइंट ऊपर SGX और डाउ आपको दिख रहे हैं। आइए जानते हैं फिर खबरें और आज के ट्रिगर्स। ब्रोकरेज रिपोर्ट भी हमारी टीम है तैयार, वरुण, कुशल और साथ ही आशीष है हमारे साथ। वरुण, मॉर्निंग बताएं ट्रिगर्स और कुछ पोस्ट मार्केट नतीजे। गुड मॉर्निंग दीप। तो सबसे पहले ट्रिगर्स में तो नतीजों पर नजर रखनी है। निफ्टी की 2 कंपनियां और एफएनओ में 5 कंपनियां हैं, तो टोटल 7 दिग्गज कंपनियां जो अपने नतीजे घोषित करेगी। निफ्टी में इंडसइंड बैंक और विप्रो है, और एफएनओ में हेवल्स, ओरेकल फाइनेंस, सिंजिन, टाटा कम्युनिकेशन, एयू स्मॉल फाइनेंस है, जहाँ पे आपको नजर रखनी है। केयर रेटिंग, आज बोर्ड की बैठक है, बायबैक पे ये कंपनी आज विचार करने वाली है। इसके अलावा टेक्नो इलेक्ट्रिक, बायबैक आज से शुरू होगा, ओपन मार्केट से कंपनी बायबैक कर रही है। बायबैक का जो प्राइस है 325 रुपये प्रति शेयर का है, और इशू साइज जो है 130 करोड़ का है। M&M फाइनेंस और हिंदुस्तान जिंक, आज यहाँ पे डिविडेंड की एक्स डेट है। हिंदुस्तान जिंक में 3 रुपये 60 पैसा और M&M में 21 रुपये का जो इंटरिम डिविडेंड दिया था उसकी आज एक्स डेट है, तो यहाँ पे नजर रखेगा। ग्लोबल क्यूज़ में यूके का CPI डेटा आने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नतीजों की बात करते हैं तो सबसे पहले HUL नतीजे काफ़ी बेहतरीन है, खासकर वॉल्यूम ग्रोथ अगर आप देखेंगे 2% का अनुमान था, यहाँ वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो 6% निकल के आई है, तो ये काफ़ी अच्छा है। रेवेन्यूज़ अगर आप देखेंगे तो 20% की बढ़ोतरी, ये अनुमान से अच्छा है। ग्रॉस मार्जिन में कमी हुई है, नेट मार्जिन जो है उसमें भी 23.9% से घट के 22.8% पे आए हैं। 23% का अनुमान था, तो स्लाइट में से, लेकिन मुनाफा जो है उसमें 11% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सबसे कमेंडेबल वॉल्यूम ग्रोथ है 6% के आसपास की। अब आते हैं L&T फाइनेंस होल्डिंग, यहाँ पे NII अच्छे हैं लेकिन बाकी नंबर थोड़े कम है। NII करीब 1533 करोड़ के आसपास आया है, मुनाफा 262 करोड़ पे आया है। जो रिटेल डिसबर्समेंट है वो अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पे पहुंचा है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन जो होलसेल डिसबर्समेंट्स है वहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, 6% के आसपास की गिरावट है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में थोड़ी कमी आई है। ICICI लोम्बार्ड मिले जुले नतीजे हैं, नेट प्रीमियम अर्न जो है वो 10% के आसपास की बढ़ोतरी वहाँ हुई है। मुनाफा जो है उसमें करीब 80% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, जो अनुमान से बेहतर है, 350 करोड़ पे आया है। अंबुजा सीमेंट रेवेन्यूज़ और पैट्स जो है वो थोड़े अनुमान से बेहतर है, लेकिन मार्जिन सीमेंट कंपनीज के सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। रेवेन्यूज़ देखिए 18.5% बढ़े हैं, मार्जिन 28.5% से गिर के 17.1% पे आए हैं। 20.8% का अनुमान था। कंपनी का मुनाफा जो है 1047 करोड़ पे आया है, 816 करोड़ के आसपास का अनुमान था। वहीं कैश में हेटसन एग्रो मिले जुले नतीजे हैं, रेवेन्यू 31% बढ़े हैं, लेकिन मार्जिन में 2% की गिरावट है और मुनाफा भी 10% गिरा है। और रैलीज इंडिया ये भी थोड़ा वीक है, क्योंकि मार्जिन जो है 16% से गिर के करीब 13% के आसपास आए हैं, मुनाफे में 18% के आसपास की गिरावट हुई है। रेवेन्यूज जो है 16.5% बढ़ के आए हैं। तो ये हैं कुछ नतीजे जहां पर आपको रिएक्शन आते हुए दिखेगा, पर कई सारी बड़ी खबरें भी हैं आज की। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन सी खबरें लेकर आए हैं आप? गुड मॉर्निंग दीप। खबर में सबसे पहले वेदांता पर फोकस रखिए, क्योंकि इन्होंने 19.5 रुपए के दूसरे अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दे दी है। डिविडेंड में कुल मिलाकर 7250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 27 जुलाई इसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई है, और कल की क्लोजिंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 8% की यील्ड बनती हुई दिख रही है। इनफैक्ट ग्रासिम पर भी फोकस रखिए। एक अच्छा अनाउंसमेंट इनकी तरफ से आ रहा है कि बिल्डिंग मटीरियल के लिए ये B2B ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म चालू करने वाले हैं। इनफैक्ट प्लेटफॉर्म पर अगले 5 सालों में लगभग 2000 करोड़ रुपए के निवेश करने की योजना है, और MSMEs पर इनका खास फोकस है। PNB हाउसिंग, यहां पर PNB हाउसिंग फाइनेंस ने प्रेफरेंशियल इशू मामले में सेबी के साथ सेटलमेंट कर लिया है। इनफैक्ट कुल मिलाकर 72.5 लाख रुपए देकर ये सेटलमेंट किया गया है, और यहां पर सेबी का आरोप यही था कि इन्होंने डिस्क्लोजर ये ठीक से नहीं दिया है, और साथ ही जो कंट्रोल इन्होंने छोड़ा उसका
प्रीमियम न लेने से माइनॉरिटी शेयर होल्डर के हित प्रभावित होते हैं, तो ऐसा आरोप सेबी की तरफ से लगाया गया था। तो फाइनली इस सेटलमेंट हो गया है। एफएमसीजी स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी दिख रही है, यूक्रेन से अनाज का एक्सपोर्ट शुरू होने की उम्मीद जो है वो अब लगाई जा रही है, और यहाँ पर इसी वजह से एग्री कमोडिटीज़ में हमने कल देखा कि यहाँ पर गिरावट आती हुई दिखी थी। तो यूक्रेन और रूस ब्लैक सी के जरिए एक्सपोर्ट फिर से शुरू कर सकते हैं, तो इस वजह से एफएमसीजी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। इकरा लिमिटेड, यहाँ पर एलआईसी ने कुल मिलाकर 5.6 लाख शेयर्स बेचे हैं। कुल 2.37% हिस्सेदारी यहाँ पर बेची गई है। पर ये जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं ये 6 सितंबर 2021 से लेकर 18 जुलाई 2022 तक हुए हैं, और ये ओपन मार्केट के जरिए सौदे किए गए। और अंत में बीएससी लिमिटेड, यहाँ पर फोकस रखिए क्योंकि बीएससी के एमडी एंड सीईओ पद से आशीष चौहान ने इस्तीफा दे दिया है। एनएससी से ऑफर लेटर मिलने के बाद आशीष चौहान जी ने ये इस्तीफा दिया है। तो ये है आपके लिए सारी खबरें आज की, जहां पर आपको करना है फोकस। आइए ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं ये भी एक बार जान लेते हैं एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, बताएं आज तो ज्यादातर नतीजों पर ही फोकस होगा। बिल्कुल, पूरा फोकस नतीजों पर है। गुड मॉर्निंग दीपांशु। एचयूएल के साथ शुरुआत कर लेते हैं। 7 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स फिलहाल एचयूएल पर मेरे पास हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि 7 में से 5 ब्रोकरेज हाउस ऐसे हैं जिन्होंने टारगेट प्राइस रेज किए हैं। कमेंट्री सबकी बढ़िया, सब कह रहे हैं कि ओवरऑल जो नतीजे आए अनुमान से बेहतर हैं। एक एक करके सभी रिपोर्ट आपके सामने रखता हूं। एचएसबीसी देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं। क्लोजिंग देखिए 2568 रुपये की है। उन्होंने जो लक्ष्य 2810 से बढ़ाकर पूरे 3000 रुपये कर दिया है। जेफरीज ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य 2520 से बढ़ाकर 3050 कर दिया है। जेपी मॉर्गन ने भी ओवरवेट की राय दी है। लक्ष्य 2400 से बढ़ाकर 2800 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने भी इक्वल वेट की रेटिंग दी है और लक्ष्य को बढ़ाया है। और साथ में सिटी भी देखें तो लक्ष्य को 2920 रुपये से इन्होंने बढ़ा दिया है। यानी कमेंट्री और टारगेट प्राइस के दम पर एचयूएल पर काफ़ी बढ़िया रिपोर्ट्स आती हुई नजर आई हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो एचडीएफसी लाइफ, यहाँ पर भी जो है नतीजे आए हैं। नतीजों के बाद ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं। टारगेट कट्स हैं। इंटरेस्टिंगली अगर यहाँ पर देखें तो सभी का मानना यह है कि वीएनपी मार्जिन के लिहाज से अगर आप देखें या फिर एपी ग्रोथ अनुमान से कम देखने को मिली है, जिसके चलते आप देखिए बैंक ऑफ अमेरिका ने खरीदारी की राय को तो बरकरार रखा, लेकिन जो लक्ष्य है वो 780 से घटाकर 750 कर दिया है। 536 की क्लोजिंग है। नोमिरा ने भी खरीदारी की राय दी है। लक्ष्य में 20 रुपये की कटौती की है। जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 30 रुपये से घटाकर 570 कर दिया है। और साथ में अगर आप देखें तो गोल्डमैन सैक्स ने भी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य में करीब करीब 10 रुपये की कटौती की है। नतीजे अनुमान से कमजोर आए, इसके बाद थोड़ा सा टारगेट कट यहाँ पर आपको देखने को मिला है। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट्स, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इंटरेस्टिंग एक्शन देखने को मिलेगा नतीजों के बाद, क्योंकि 2 डाउनग्रेड आए हैं। सिटी देखें पहले ये न्यूट्रल की रेटिंग दिया करते थे, अब ये बिकवाली की राय दे रहे हैं। और लक्ष्य भी देखें तो इन्होंने 400 से घटाकर 340 कर दिया है। 371 की क्लोजिंग है। वहीं जेपी मॉर्गन ने भी सिमिलरली रेटिंग को डाउनग्रेड किया है, लेकिन जो लक्ष्य 380 से घटाकर 309 रुपये कर दिया है। और साथ में मैक्वायरी ने भी न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, और जो लक्ष्य करीब 390 से घटाकर 374, यानी 5 रिपोर्ट में से 3 ऐसे हैं जहां पर टारगेट कट्स आपको अंबुजा सीमेंट पर आते हुए नजर आए। और इसके बाद देखिए तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड भी है, जहां पर नतीजों का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। मैक्वायरी ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा 1095 रुपये के लक्ष्य के लिए। जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है, टारगेट कट किया। यहाँ पर जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है। लक्ष्य 1310 से घटाकर 1200 रुपये कर दिया है। लेकिन क्रेडिट स्विस को नतीजे पसंद आए, इन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 1271 की जो क्लोजिंग है ये 1400 से लक्ष्य बढ़ाकर 1430 रुपये कर दिए। तो ये कुछ दीपांशु रिपोर्टें नतीजों पर, लेकिन एक रिपोर्ट इंटरेस्टिंग आई है स्पाइस जेट पर। अंत में बताता हूँ, एचएसबीसी की रिपोर्ट है जहां पर रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया। पहले होल्ड की रेटिंग दिया करते थे, अब इन्होंने रिड्यूस की रेटिंग दी है। और लक्ष्य में भी देखें तो काफी बड़ा कट किया, 57 से सीधे घटाकर 28 कर दिया है। करीब 40 की कल की क्लोजिंग है। जो हिसाब से इस स्टॉक का हो रहा है, ये डबल डिजिट की तरफ बढ़ रहा है। सॉरी, सिंगल डबल डिजिट तो ऑलरेडी बुरा हाल है। स्पाइस जेट में तो क्या एक मतलब 100-125 रुपये का स्टॉक होता था, घट कर 40 रुपये आ गया, और अभी भी कहीं कोई रिकवरी के संकेत है नहीं। एनीवे, चलिए धन्यवाद सारी रिपोर्ट्स के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स और बहुत सारी आई भी हैं। आइए एक्सपर्ट से करते हैं मुलाकात। पिक ऑफ द डे का है वक्त। शुरुआत करेंगे आज सिमी जी के साथ। जब सिमी जी हों पैनल पे तो कोई भी पहले आए कोई भी बाद में आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही शुरुआत करेंगे और उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन ले भी नहीं सकता। लेना है तो डायरेक्टली सिमी जी से लें। सिमी जी गुड मॉर्निंग।
वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। अब मुझे पहले मौका दिया है इसलिए शुक्रिया, पर मौका का यूटिलाइज तभी मैं कर पाऊंगी जो मैं पिक ऑफ द डे चूज किया है उसका अगर टारगेट्स हासिल हो जाए और आप टारगेट्स का सील लगा देते हैं तो ही मैं ये मौका मुझे लगेगा कि आपने सही किया है मुझे मौका पहले देके। बिल्कुल। मेरा आज का पिक ऑफ द डे है शोभा डेवलपर्स। इसमें मुझे लगता है कि बहुत ही एकदम पिक्चर परफेक्ट कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है जिसका ब्रेकआउट कल आ रहा था और मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से काफी बड़ा मोमेंटम शो कर सकता है। पहला टारगेट होगा 685, दूसरा होगा 700। तो 685 700 का टारगेट्स के लिए शोभा को खरीद कर चलिए। 645 के मुझे स्टॉप लॉस लगाइए। ये कुछ चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई आपके शोभा लिमिटेड का नाम सुनते ही। डबल दो पिक एक साथ जब लोग देते हैं, एक आगे एक पीछे बैकवर्ड इंटीग्रेशन के बिगुल के साथ में DLF और शोभा, तो चेहरों पे मुस्कुराहट आना स्वाभाविक है। ज़्यादा किसकी मुस्कुराहट आ रही है ये पता लगाना मेरे लिए मुश्किल काम हो रहा है। आप ही ट्वीट करके बता दें कि बंसल जी ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं या कुणाल जी। अब ये मेरे लिए पता लगाना मुश्किल काम है। तो आइए शोभा पे पहले धन्यवाद कौन देगा? वैसे हक तो कुणाल जी का ज़्यादा बनता है। अनिल जी मैं ही दूंगा। अनिल जी जी धन्यवाद भी दीजिए और पिक भी बताइए। अनिल जी देखिए, सबसे पहले तो अनिल जी सादर प्रणाम अनिल जी सिमी जी को, और बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनिल जी उन्होंने बहुत सही शेयर चुना है और बहुत ज़बरदस्त पैटर्न की भी उन्होंने चर्चा की। और अनिल जी आपने भी बिल्कुल सही किया, अगर सिमी जी हो अनिल जी तो किसी और का अधिकार है ही नहीं कि वो सबसे पहले शुरुआत करे। तो अनिल जी बिल्कुल बंसल जी को आपने पीछे रखकर बहुत सही निर्णय लिया अनिल जी, इसके लिए आपको भी बधाई। धन्यवाद। और आप ये वागले साहब की तरह मत किया कीजिए, मैं जाऊँगा अपोलो हॉस्पिटल, उसके बाद आगे बोलते के साथ। हाँ हम वहीं पर रुके। सबसे पहले सादर प्रणाम। मैं हाथ ऐसे जोड़ने वाले था प्रणाम करने, इतना पोज लेके कौन बोलता है सिमी जी को। मतलब इंसल्ट होते होते बची एकदम। हमको लगा हमें सादर प्रणाम कर रहे हैं। आपको प्रणाम प्रभु। बताइए पिक ऑफ द डे। अनिल जी देखिए, दो पिक ऑफ द डे हैं। बाजार में जिस तरह का रंग है अनिल जी, एक पिक ऑफ द डे तो देनी ही नहीं चाहिए, दो तो मिनिमम लगेंगी। ओके। तो अनिल जी दो हैं, इसमें से एक हम लोग कल दे चुके हैं। कल की हमारी पिक ऑफ द डे अपोलो हॉस्पिटल। आज भी बहुत जबरदस्त चार्ट स्ट्रक्चर है, शाम को मैंने दोबारा इसको देखा, बहुत जबरदस्त चार्ट है। तो अपोलो हॉस्पिटल को रिट्रेट करेंगे, यहां पर खरीदारी की राय है। 3950 पर स्टॉप लॉस रखें। 4300 4400 दो टारगेट है जिसके लिए अपोलो हॉस्पिटल बाय करना है। और आज के विशेष पिक है टीटी के प्रेस्टीज, कैश मार्केट का शेयर है। बड़ा ब्रेकआउट कई महीनों के कंसोलिडेशन के बाद और एक बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन के बाद आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है अनिल जी इसमें 950 के लेवल्स आएंगे। 950 के टारगेट से बाय करें, 965 पर स्टॉप लॉस रखना है। ओके तो दोनों अपोलो हॉस्पिटल जहां 3950 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करनी है, और टीटी के प्रेस्टीज जहां पर 865 का स्टॉप लॉस लगाकर करनी है खरीदारी। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी आपको और दीप को सुप्रभात से पहले सिमी जी को धन्यवाद शोभा के लिए, और आपको और दीप को सारे व्यूअर्स को सुप्रभात। और मेरा जो पिक ऑफ द डे है वो है ICICI बैंक। ICICI बैंक पर खरीदारी की राय है 770। कल इसने 778 की एक मेजर नेकलाइन को तोड़ा है, तो थोड़ा सा छोटा सा स्टॉप लॉस है 10 रुपए का। 770 का स्टॉप लॉस है, 800 रुपए के लक्ष्य हैं, और ICICI बैंक है मेरा पिक ऑफ द डे। परफेक्ट। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी पिक ऑफ द डे के तौर पे ग्रासिम को सिलेक्ट करना चाहिए। ग्रासिम के अंदर एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। 1418 1418 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। 1440 के आसपास खरीदारी करें। 1470 रुपए, 1480 रुपए, ये दो लेवल ऊपर में ग्रासिम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें ग्रासिम के 1470 1480 ये है आपके टारगेट ग्रासिम में खरीदारी करने का। सुप्रभात वागले साहब, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे है भारत फोर्ज। 669 का बंद है, 666 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। सिर्फ 3 रुपए की रिस्क होगी। हालांकि ये कितने गैप अप ये माहौल में खुलेगा ये कह नहीं सकते, मुश्किल आज वही होगी, लेकिन अपसाइड टारगेट भी 684 तक का है। एक बड़ा वाला ब्रेकआउट होगा ओपनिंग में, और अगर वो सस्टेन होता है जो मेरा मानना है होगा, तो 684 तक के लेवल्स आज और कल में देखने को मिलने चाहिए। ओके तो ये है आपके लिए आज
की कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। आइए स्टॉक्स जहां पर सबसे ज़्यादा रिएक्शन आपको आते हुए दिख सकता है, HUL सिमी जी, इससे करेंगे शुरुआत। नतीजे बहुत बढ़िया आए हैं और प्राइस हाइक्स भी ली थी, उसका भी थोड़ा इम्पैक्ट है, बट वॉल्यूम ग्रोथ अनुमान से काफ़ी अच्छी आई है और पिछले साल की हाई बेस के बावजूद वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी की बढ़िया रही है। तो पहले तो HUL पर चार्ट्स क्या कह रहे हैं सिमी जी, ये बताइए। दीपांशु, चार्ट तो काफ़ी शानदार है और मुझे लगता है कि रिजल्ट्स के बाद और आज जो माहौल है, जैसे मार्केट खुल सकता है उसके बाद, तो मुझे लगता है कि स्टॉक 2600-2650 तक दौड़ने के लिए पूरा तैयार हो चुका है। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल पर खरीदने का सलाह है। जिनके पास पहले से है उनको मैं 2540 के नीचे स्टॉप लगा के होल्ड करने का सलाह दे रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी 2600 से 2650 तक का रैली इसमें देखने को मिलना चाहिए। तो ये है आपके लिए HUL और आज तो इससे काफ़ी उम्मीद भी रहेगी। देखते हैं नतीजों के बाद कैसा रिएक्शन आता है। यहाँ पर L&T फाइनेंस, इस पर भी रहेगा फोकस, यहाँ पर भी नतीजों का रिएक्शन आने वाला है। NIs अच्छे रहे बट बाकी तौर पर नतीजे उतने खास नहीं थे। बागले साहब, चार्ट्स पर L&T फाइनेंस कल थोड़ा एक्टिव था जब भी बाकी फाइनेंशियल्स में भी तेजी थी, हालांकि उतनी बड़ी मूव इसमें नहीं आई थी कल। दीपांशु पॉजिटिव है, लेकिन मोमेंटम इसमें तब आएगा जब ये 73 के या 74 के पार निकलेगा, तो फिर ये 80 तक वन वे जा सकता है। 78 to 80 इसका टारगेट होगा। अगर आज ये माहौल में अगर 73 के ऊपर खुलता है और सस्टेन करता है, आपको बाय करना चाहिए 70 के स्टॉप लॉस से। 70 के नीचे नहीं जाना चाहिए और फिर ऊपर में 80 तक टेस्ट कर सकता है। 78 पहला टारगेट, 80 दूसरा टारगेट आज और कल में। तो बड़े टारगेट्स आ सकते हैं अगर थोड़ा ब्रेकआउट सस्टेन करे यहाँ पर। तो L&T फाइनेंस इस पर रखनी है नजर। ICICI लोम्बार्ड, कुणाल जी इसकी चार्ट पर राय थे, थोड़े मिले जुले थे, मुनाफा जो है वो अनुमान से हालांकि बेहतर रहा। चार्ट्स क्या कहती हैं सर ICICI लोम्बार्ड की? देखिए, काफ़ी समय से अगर आप देखें दीपांशु, तो स्टॉक के कंसोलिडेशन के मोड में है और इसमें एक लोअर पीक्स की श्रृंखला हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं। अभी भी उस श्रृंखला में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन एक अच्छा अपसाइड बनता हुआ हमने निचले स्तरों से देखा है। कुछ क्रिटिकल लेवल्स चार्ट पर हैं, जिसमें एक लेवल है 1300 का। 1300 के ऊपर ये स्टॉक टिक जाता है तो इसमें एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल आता हुआ दिखेगा, जिसमें 1400 तक के लेवल्स वापस से आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो मेरी राय में थोड़ा वेट एंड वॉच करें। इससे बेहतर विकल्प बाजार में उपलब्ध हैं जहां मोमेंटम इससे ज़्यादा साफ दिखता है। लेकिन अगर किसी के ने खरीदा हुआ है तो 1300 के ऊपर अगर ये जाता है 1400 के टारगेट से होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए ICICI लोम्बार्ड पर आए।